गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और ये है राज्य। राज्य की परिभाषा, तत्व, राज्य और समाज में क्या फर्क है, राज्य और सरकार के मध्य क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स, जो स्टेट है, स्टेट इज द सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अगर हम परंपरावादी जो है दृष्टिकोण की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि स्टेट जो है, पूरी पॉलिटिकल साइंस जो है, पूरी राजनीतिक शास्त्र जो है, ये पूरी स्टेट के जो इर्द गिर्द जो है घूमती है। तो स्टेट बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। स्टेट के बिना जो है अगर देखो तो स्टेट के बिना कोई लॉ नहीं होगा, स्टेट के बिना कोई ऑर्डर नहीं होगा। और अगर कोई स्टेट के अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो कैसी स्थिति होगी? तो एक माइट इज राइट, जिसे हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली जो है स्थिति होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट वर्ड है ये आया कहां से? सो ये बेसिकली जो हमारी लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड है स्टेटस, जिससे ये जो स्टेट जो वर्ड है इंग्लिश का ये बना है, जिसका जो मीनिंग है स्टेटस का वो होता है व्यक्ति या संघ या कोई समुदाय। सो इस तरह से ये लैटिन जो वर्ड है उससे जो है स्टेट जो है इंग्लिश का जो स्टेट वर्ड है वो बना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो वर्ड स्टेट है इसका जो यूज जो किया गया था वो मैकेवली द्वारा किया गया था 1523 में, जो उसने अपनी बुक लिखी है द प्रिंस। बहुत ही फेमस बुक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स, ये बातें जो मैंने अभी बताई हैं ये आप इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सो स्टूडेंट्स, आप ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं ये बातें आप इंट्रोडक्शन में जो है लिख सकते हो। सो पॉलिटिकल साइंस में जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो स्टेट के जो है डिफरेंट मीनिंग्स है। ऑल्दो हम आम जो जनरल भाषा है, हम जब बात करते हैं जनरली तो उसमें हम स्टेट जो है वो प्रांत को लेते हैं, ओके। मगर जब पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं तो इसमें हम प्रांत को स्टेट नहीं कहते, इसे हम एक कंट्री को जो है, कंट्री के लिए जो वर्ड है उसके लिए स्टेट जो है वर्ड यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन अगर ये आता है तो एक दो डेफिनेशंस जो हैं वो याद कर सकते हो आप, बड़ी इजी सी डेफिनेशंस हैं। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस जो हैं अंडरलाइन कर रखी हैं, हाईलाइट कर रखी हैं। तो जैसे बॉदिन की है एक डेफिनेशन, राज्य परिवारों तथा इनकी साझी संपत्ति का एक समुदाय है जो एक सर्वोच्च शक्ति और बुद्धि द्वारा शासित होता है। तो एक इसमें यह बताया गया स्टूडेंट्स कि जो हमें रूल करते हैं जो हमारे ऊपर, तो वो उनके पास एक स्पेशल तरह की जो है बुद्धि होती है, स्पेशल तरह की जो है सोचने की शक्ति होती है, तो वो हमारे ऊपर जो है रूल करते हैं। सो वुडरो विल्सन की सेकंड डेफिनेशन जो है आप कर सकते हो। वुडरो विल्सन कहते हैं कि निश्चित क्षेत्र के अंदर कानून द्वारा संगठित लोगों को राज्य कहा जाता है। वेरी सिंपल। तो इसी तरह से है तीसरी डेफिनेशन, अगर आप याद करना चाहते हो तो बिल क्राइस्ट की जो डेफिनेशन है वो भी बड़ी अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस आंसर, जो हम बेसिकली जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये राज्य बनता कैसे है? नाउ क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ये राज्य बनता कैसे है। तो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस में जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के लिए कुछ अनिवार्य तत्व हैं जिन्हें हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स चार हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स जो हैं आपने लिखने हैं। तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है ये चारों एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो है, जो स्टेट बनाने के लिए जो एलिमेंट हमें चाहिए वो है पॉपुलेशन, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं। सेकंड है निश्चित क्षेत्र, फिक्स्ड टेरिटरी। थर्ड है सरकार, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। और फोर्थ है प्रभुसत्ता, जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं जो कि है जनसंख्या, पॉपुलेशन।
तो जनसंख्या के बिना स्टूडेंट्स हम स्टेट की बिल्कुल भी कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि स्टेट बन सकता है, ठीक है। जनसंख्या, अब इंडिया इज अ स्टेट, आप जानते हो सभी। तो इंडिया में भी जनसंख्या है, इंडिया की जनसंख्या हालांकि सेकंड नंबर पे है ना। हम इन थोड़े टाइम में हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो जनसंख्या जो है उसका साइज कितना होना चाहिए? तो आप अगर वर्ल्ड में अगर आप थोड़ी सी एक नजर मारो, तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी जनसंख्या कुछ की बहुत ज्यादा है, जैसे कम इंडिया है, चाइना है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी जनसंख्या जो है कम है। जैसे वेटिकन सिटी है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। मगर कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं, जैसे प्लेटो है, प्लेटो ने कहा है कि जो किसी भी कंट्री की जो जनसंख्या है वो 5,040 होनी चाहिए। एरिस्टोटल ने हालांकि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, उसने ये कहा है कि ना ज्यादा होनी चाहिए जनसंख्या, ना कम होनी चाहिए। रूसो ने भी अपनी एक फिगर दी है। रूसो ने कहा है कि जो एक स्टेट है बनने के लिए जो उसकी जनसंख्या है वो 10,000 होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। मगर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इसके बारे में कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं है। जनसंख्या किसी भी कंट्री की ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हाँ, मगर जनसंख्या का जो पॉपुलेशन का जो एलिमेंट है वो जरूर होना चाहिए। तो कोई भी फिक्स जो है इसके लिए नंबर नहीं है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। मगर हाँ, ये जरूर है कि वो जो पॉपुलेशन है वो रीजनेबल होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, जनसंख्या की क्या बनावट होनी चाहिए, कैसी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए? इसमें आप जानते हो कि लंबे लोग भी हो सकते हैं, नाटे लोग भी हो सकते हैं, मोटे लोग भी हो सकते हैं, पतले लोग भी हो सकते हैं। सो इंडिया जैसे मल्टीकल्चरल कंट्री है, तो इसमें भी बहुत तरह के लोग जो पाए जाते हैं। ओके, सो ये भी, इसके ऊपर भी एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमारे पास इस धर्म के लोग होने चाहिए, इस साइज के लोग होने चाहिए। सो ये किसी भी तरह के लोग जो हैं, किसी भी नस्ल के, किसी भी रीति रिवाज से संबंधित जो लोग हैं, किसी भी भाषा से संबंधित, किसी भी धर्म से संबंधित, किसी भी जाति से संबंधित जो लोग हैं वो हो सकते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स, वो है निश्चित क्षेत्र, फिक्स्ड टेरिटरी। तो आपने यहाँ पे टेरिटरी वर्ड नहीं लिखना है सिर्फ जब आंसर लिखोगे, इसमें आपने फिक्स्ड टेरिटरी जो है, निश्चित क्षेत्र जो वर्ड है वो लिखना है। तो निश्चित क्षेत्र का मतलब है कि ऐसी टेरिटरी होनी चाहिए जो फिक्स हो। ऐसा ना हो कि आज कुछ टेरिटरी है और कल कुछ टेरिटरी है, वो चेंज नहीं हो रही है टेरिटरी। टेरिटरी मतलब कि फिक्स है कहीं एक जगह पे। जैसे आप इंडिया का अगर मैप देखो, अगर हम किसी भी कंट्री का अगर मैप देखें तो उनकी बाउंड्रीज जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती। तो ये एक जो है उस कंट्री की जो विशेषता जो है होनी चाहिए कि उसकी जो टेरिटरी है वो फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद क्या साइज होना चाहिए? साइज जो टेरिटरी है, उस ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसका क्या साइज होना चाहिए? जैसे पॉपुलेशन का कोई साइज नहीं है स्टूडेंट्स, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसका क्या साइज है पॉपुलेशन का, उसी तरह से जब हम ज्योग्राफी जो है, फिक्स्ड टेरिटरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें भी कोई साइज नहीं है। इसका साइज बहुत ज्यादा भी बड़ा भी हो सकता है, कि इसका साइज छोटा भी हो सकता है। जैसे आपको पता है कि रूस है, चाइना है, अमेरिका है, ब्राजील है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इनकी टेरिटरी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनकी टेरिटरी जो है वो बहुत कम है। तो इसके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है। टेरिटरी कम भी हो सकती है, टेरिटरी जो है बड़ी भी हो सकती है। और नेचर ऑफ जो टेरिटरी है, जो भूग जो क्षेत्र है, उसकी जो प्रकृति है वो किसी भी तरह की हो सकती है। गर्म भी हो सकता है वो कंट्री, तो ठंडी कंट्री भी हो सकती है। कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, आपको पता है उनकी जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, और जो वो किसी भी तरह की जो है उनके ऊपर जो है जलवायु जो है उनकी वो जो हो सकती है। मगर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये फिक्स होनी चाहिए। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जो थर्ड एलिमेंट, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी है जो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। और ये स्टूडेंट्स
किसी भी तरह की जो सरकार है वो हो सकती है। इसमें मोनार्की हो सकती है, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, कुलीन तंत्र हो सकता है, एरिस्टोक्रेसी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो सकती है, यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकती है, फेडरल कंट्री हो सकती है, पार्लियामेंट्री कंट्री हो सकती है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। सो किसी तरह की भी जो सरकार है उसमें हो सकती है। एज सच कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि इसी तरह की सरकार जो है या डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, या फिर वहां पे राजतंत्र ही होना चाहिए, या वहां पे एरिस्टोक्रेसी ही होनी चाहिए। तो वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट जो है वो हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ एलिमेंट जो है वो ये है कि सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी एलिमेंट जो है ये भी होना बहुत जरूरी है किसी कंट्री के पास, और ये चौथा एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है। इसके बिना भी जो है कोई भी जो कंट्री है वो पूरी तरह स्टेट जो है वो नहीं बन सकती। तो इसमें जो सॉवरेनिटी है, बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि ये सॉवरेनिटी है क्या। सॉवरेनिटी स्टूडेंट्स एक कैपेसिटी है किसी कंट्री की, एक स्टेट की कैपेसिटी है, जिसके अंडर वो अपने इंटरनल एज वेल एज इट्स एक्सटर्नल डिसीजंस, जो आंतरिक मामलों के संबंध में जो उसके डिसीजंस हैं, और जो बाहरी मामलों के संबंध में जो उसके डिसीजंस हैं, मतलब इंडिया की जो बाउंड्री के अंदर के जो डिसीजंस हैं, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी कैसी होगी, हमारी बाउंड्री के अंदर हम क्या फैसले लेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो पूरी भारत सरकार जो है वो अपने फैसले खुद लेगी। अगर ऐसा है और इंडिपेंडेंटली अगर भारत सरकार अपने फैसले खुद लेती है बिना किसी दबाव के आए, तो इसे हम कहेंगे आंतरिक प्रभुसत्ता। और आपको पता है कि इसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, हमारे यूएसए के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। सो ये क्या है, इनसे रिलेटेड जो हमारे ऐसे मसले हैं जो भारत की बाउंड्री के बाहर के मसले हैं, तो जो उनसे रिलेटेड जो हम संबंध में जो अपने फैसले लेंगे बिना किसी दबाव के आए, बिना किसी भी कंट्री के दबाव के अधीन आए हम वो फैसले लेंगे। उन फैसलों को अगर हम इंडिपेंडेंटली लेते हैं, अपनी मर्जी से जो है अपने फैसले लेते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी है। तो सॉवरेनिटी एलिमेंट जो है इस तरह से एक कंट्री की जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो है, अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने की एक जो है शक्ति है जो उसके पास होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कि जो 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अगर उस कंट्री के पास या उस राज्य के पास हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी कोई उसके अस्तित्व या ओरिजिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जो 4 एलिमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो होने बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो अगर किसी राज्य के पास है तो उसके अस्तित्व में होने, तो राज्य के अस्तित्व में आने या ना आने से उस फैक्टर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका कोई भी राज्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यूनिटी है, एकता है, जैसे सर्वव्यापकता है, जैसे निरंतरता है, जैसे परमानेंस जिसे हम स्थायित्व कहते हैं। ओके, तो ये समानता है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, ये होंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं होंगे तब भी ठीक है, मगर राज्य की बनने और राज्य के ना बनने में इनका ना कोई भी योगदान नहीं है। ओके, तो उसके बाद स्टूडेंट्स एक ये भी जो है डिबेट आती है कि इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको बता दूं कि इन चारों एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको मैंने बताया है कि कोई भी अगर एलिमेंट नहीं होगा, मान लो अगर गवर्नमेंट एलिमेंट नहीं है तो स्टेट नहीं बनेगा, अगर मान लो पॉपुलेशन का एलिमेंट नहीं होगा तो भी स्टेट नहीं बनेगा। सो हम ये नहीं कह सकते कि जो सॉवरेनिटी है वो ज्यादा एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और बाकी के एलिमेंट जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपने कि कोई भी एलिमेंट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी एलिमेंट जो है वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं
कि कौन सी जो राज्य हैं, जो जैसे स्टेट्स हैं जो इंडिया में, ओके, क्या वो राज्य हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में जो है वो कभी कभी आ जाता है। तो जो अभी डेफिनेशन हमने जो अभी 4 एलिमेंट्स जो है स्टेट के पढ़े हैं, तो क्या उनके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो क्या पंजाब, हरियाणा या न्यूयॉर्क जो है, क्या वो राज्य है? नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपको 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो ये लिख देंगे कि क्या पंजाब, हरियाणा या न्यूयॉर्क जो है क्या राज्य है, ओके। तो आपने कहना है कि नहीं, ये राज्य नहीं है, क्योंकि इनके पास प्रभु सत्ता जो है वो नहीं है, ओके। संयुक्त राष्ट्र, क्या ये एक राज्य है? नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी जो है एक निश्चित क्षेत्र जो है वो नहीं है, ओके। बांग्लादेश, यस, बांग्लादेश जो है एक राज्य है, इसके पास वो चारों एलिमेंट्स हैं जो एक स्टेट बनने के लिए होने चाहिए। सिक्किम भारत का एक राज्य है, इसके पास प्रभु सत्ता नहीं है। सिक्किम के रिगार्डिंग जो डिसीजंस हैं, सिक्किम के रिगार्डिंग जो सारे डिसीजंस है वो इंडियन गवर्नमेंट लेती है, सिक्किम खुद नहीं लेता, ओके। भूटान, यस, भूटान एक राज्य है, इसके पास वो चारों एलिमेंट्स हैं। ब्रिटिश डोमिनियंस, क्या ये राज्य हैं? यस स्टूडेंट्स, ये सभी पूर्णतः प्रभुत्व सत्ता संपन्न जो है राज्य हैं, ये आपने लिखना है, ओके। उसके बाद क्या इजराइल जो राज्य है, ओके, यस स्टूडेंट्स, ये भी राज्य है, इसके पास भी अपनी वो चारों एलिमेंट्स हैं जो एक राज्य बनने के लिए होने चाहिए। क्या फेडरल यूनिट्स जो हैं वो राज्य हैं? जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, क्या ये राज्य हैं? नो स्टूडेंट्स, ये राज्य नहीं है, बल्कि ये एक संघ की जो इकाइयां हैं, ओके। क्या कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज जो हैं, जिन्हें हम राष्ट्रमंडल जो कंट्रीज कहते हैं, क्या ये राज्य हैं? जैसे जिनमें भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यस, ये बिल्कुल ये एक राज्य है, क्योंकि इनके पास वो सभी, ये स्वतंत्र राज्य है और इनके पास वो सभी जो एलिमेंट्स हैं जो राज्य बनने के लिए चाहिए वो इनके पास है। और एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट कि क्या जो यूनाइटेड नेशंस है, क्या हम उसे वर्ल्ड स्टेट कह सकते हैं? तो ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस हैं, आपको पता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन के हालांकि उसके पास जो है अपना संगठन है, ओके, उसके अपने जो है उसके अपने अंग हैं, ओके। बट स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इसके पास कोई सच कोई अपना जो है क्षेत्र नहीं है, ओके। फिक्स्ड टेरिटरी जो है इसके पास नहीं है, ठीक है। सो इसे हम वर्ल्ड स्टेट का जो दर्जा है वो नहीं दे सकते, ओके। क्योंकि आप जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता है, जो इसकी मेंबरशिप है, वो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसकी जो मेंबर्स हैं, ओके। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स धीरे धीरे जो है बन रही हैं। तो स्टूडेंट्स, जो जो इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे इसमें अंडरलाइन कर दी हैं, ओके। और इसके अलावा जो जो आपको लिखना है, जो जो आपको समझना है, वो मैंने सारा आपको जो है इसमें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया है। इसमें लिखा बहुत कुछ है स्टूडेंट्स, ओके। सारा ना तो आप याद कर सकते हो और ना ही सारा आप पेपर में लिख सकते हो, क्योंकि ना ही इतना याद होगा आपको और ना ही इतना टाइम होगा आपके पास लिखने का, ओके। ना ही इतनी स्पेस है वहां पे आंसर बुकलेट में लिखने की। सो आपने सिर्फ मेन बातें जो है वो लिखनी है, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं लिखनी, ओके। टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। सो वी स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, एंड वी विल मीट with the new chapter and the new topic in the next lecture, okay. Thank you students.